अब इसे मध्य प्रदेश बोले या मामा प्रदेश, एंटी इनकम्बेंसी जैसे तमाम राजनीतिक टर्म्स को धता बताते हुए एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश बीजेपी की झोली में डाल दी है। 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। ये चुनावी नतीजे खास हैं। एग्जिट पोल से लेकर 17 नवंबर 2023 को सूबे में वोटिंग से पहले तक राजनीतिक एक्सपर्ट्स यही भविष्यवाणी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन ये तमाम अनुमान फेल साबित हुए। बीजेपी ने सूबे में एक तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। आइए आपको आसान भाषा में कई फैक्टर्स या कहें 6-7 फैक्टर्स में समझाते हैं जो बीजेपी की प्रयोगशाला कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रचंड जीत में मददगार साबित हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, शिवराज से मोह भंग नहीं, अब भी मामा इमेज कारगर है। 2018 के चुनावों के बाद कांग्रेस के 15 महीने के शासन को छोड़ दें तो 2003 से लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है और सीएम की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान कायम है। ऐसे में राजनीतिक समझ का अंकगणित कहता है कि जनता का सीएम शिवराज से मोहभंग हो जाना चाहिए था, यानी इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन नतीजे साफ साफ बयान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि जनता के बीच, खासकर सूबे की करीब 2.7 करोड़ महिला मतदाताओं के बीच सीएम शिवराज की मामा इमेज अब भी बरकरार है। सीएम शिवराज ने जनवरी 2023 में लाडली बहना योजना लाकर आखिर में चुनावी नैरेटिव को बदलने की कोशिश की। अभी मध्य प्रदेश में 1.3 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। सीएम शिवराज ने इसे बढ़ाकर 3000 तक करने का जो है वो चुनावी वादा किया है। ऐसा लग रहा है कि यह रणनीति जमीन पर काम कर गई। दूसरा पॉइंट है, पीएम मोदी स्टार कैंपेनर साबित हुए बीजेपी के लिए। बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि बीजेपी के चुनावी कैंपेन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पार्टी इस बात पर स्पष्ट जवाब देने से बचती रही कि मध्य प्रदेश में जीत हासिल करने पर क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने यह सूझबूझ भी दिखाई कि उसने शिवराज सिंह को साइडलाइन किए बिना पीएम मोदी को आगे रखा। पीएम मोदी भी अपने चुनावी रैलियों में लगातार यही बोलते रहे कि यह मोदी की गारंटी है। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से लगभग 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे में लगभग 15 रैलियां की। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने तमाम हेवी वेट को मध्य प्रदेश के सियासी अखाड़े में झोंक दिया था। पार्टी किसी भी सूरत में यहां बैकफुट पर ना जाना चाहती थी और ना दिखना चाहती थी। बुंदेलखंड में अलग अलग दिनों में मुख्यमंत्री चौहान के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी थे। तीसरा पॉइंट है, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर हमलों को चुनावी मुद्दा बीजेपी ने बनने नहीं दिया। अब इसे बीजेपी की कूटनीतिक समझ कहें या फिर कांग्रेस की रणनीतिक चूक। सूबे में जब चुनावी माहौल सरगर्म हो रहा था तभी सीधी पेशाब कांड, जहां कथित बीजेपी कार्यकर्ता ने आदिवासी शख्स पर पेशाब किया था और उज्जैन में 12 साल की नाबालिग से हैवानियत की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, कांग्रेस इसे दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के साथ क्रूरता पर प्रशासनिक उदासीनता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन जब चुनाव पास आया तो ये मुद्दे शांत पड़ते दिखे। शिवराज हो हंगामे के बीच भी इन मुद्दों से मुकाबला करते रहे। उन्होंने अपनी इमेज क्लीन रखी। कभी वो पेशाब कांड के पीड़ित के पांव धोते नजर आए तो कभी उज्जैन रेप के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर देते दिखे। चौथा पॉइंट है, घोषणा पत्र में कल्याणकारी योजना या फ्रीबीज। दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जिस फतह को बीजेपी फ्रीबीज बांटने की जीत बताती है, वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ठीक वही रणनीति अपनाते भी दिखी। बीजेपी ने लगभग 30 लाख जूनियर स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते में वृद्धि और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए करने का वादा किया है। रोजगार सहायकों का मानदेय 2 गुना 9,000 रुपए से 18,000 रुपए करने और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उप सरपंच, पंच जैसे नेताओं का मानदेय 3 गुना करने का भी वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने मेधावी छात्रों को 135 करोड़ रुपए की लागत से ई स्कूटर के साथ साथ 196 करोड़ रुपए की लागत से 78,000 छात्रों को लैपटॉप देने की भी गारंटी दी है। पांचवा पॉइंट है, पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने से बचना फायदेमंद साबित हुआ। बीजेपी ने शिवराज को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया और इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों और 7 सांसदों को मैदान में उतारकर यह सुगबुगाहट भी तेज कर दी कि आला कमान इस बार फेरबदल की फिराक में है। लेकिन शिवराज ने बगावती रुख नहीं अपनाया।
शिवराज सिंह चौहान ने ठीक वही किया जो उनके जैसा मंझा राजनेता करता। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष नहीं किया, बल्कि पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता की तरह अपना सब कुछ झोंक दिया। शिवराज ने सूबे में 166 रैलियों को संबोधित किया और पार्टी की जीत के लिए उर्वर जमीन तैयार की। छठा पॉइंट है चुनावी अभियान में हिंदू मंदिरों की चर्चा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना ने बीजेपी की जीत के फैक्टर की चर्चा करते हुए क्विंट हिंदी पर एक लेख में लिखा है कि एमपी के चुनावी बयान में शिवराज सरकार मंदिरों की चर्चा करती रही। राज्य सरकार ने 4 मंदिरों, सलकनपुर में देवीलोक, ओरछा में रामलोक, सागर में रविदास स्मारक और चित्रकूट में दिव्य वनवासी लोक के विस्तार और स्थापना के लिए 358 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सागर में जिस रविदास मंदिर का भूमि पूजन इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 14 साल पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ द्वारा बनाई गई 101 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा का मुकाबला करने के लिए इस साल अगस्त में शिवराज ने छिंदवाड़ा में एक पुराने हनुमान मंदिर के 350 करोड़ रुपए के नवीकरण परियोजना की घोषणा की। 7वां पॉइंट, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 एमपी और एक राष्ट्रीय महासचिव के चुनावी मैदान में होने का भी फायदा पार्टी को मिलता दिख रहा है। अब सबकी नजर अगला मुख्यमंत्री कौन के अहम सवाल पर होगा और इसके जवाब के लिए पार्टी आलाकमान की राह तक रहे होंगे। अभी के लिए शिवराज ने साबित कर दिया है कि अभी भी मध्य प्रदेश में उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।